हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ आईआईटी कानपुर में और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना बायोलॉजी के 11th स्टैंडर्ड के लेक्चर सीरीज, जिसमें हम आज सीखेंगे डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास जितना भी संसार है, इसमें ये अलग अलग तरीके के जो प्रजाति है, जो जानवर हैं, जो पौधे हैं, ये कैसे रहते हैं या फिर ये क्या है ये पौधे? तो इस चीज को समझने के लिए हम अपने पहले चैप्टर के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो चैप्टर का नाम है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, द लिविंग वर्ल्ड। और इसके अंदर लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसका टाइटल चेंज हो गया है आपकी एनसीईआरटी में, और इसका नाम है अब डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के बारे में। तो इंट्रोडक्टरी मैं बेसिक चीज से शुरू करना चाहता हूं आपके साथ में। तो बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप एक लिविंग वर्ल्ड के बारे में जानते हैं, आप जीवों के बारे में जान पाते हैं, जो कुछ भी चीज जिंदा है उसके बारे में आप सीखते हैं। तो हम लोग बायोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको लिखते हैं, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड द लिविंग प्रोसेसेस। एंड इसका मतलब क्या है कि लाइफ फॉर्म्स का मतलब होता है बेटा, कोई भी पौधा या जानवर जिसे आप डेली देख पाते हैं वो एक लाइफ फॉर्म है। और कोई भी पौधा या जानवर जब जिंदा है तो उसके लिए वो कुछ कुछ प्रोसेसेस करता है। जैसे आप सांस लेते हो, खाना खाते हो या फिर आप चलते हो, ये सब लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट हैं। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं, तो बायोलॉजी क्या है? ये एक ऐसा साइंस है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो भी जीवित चीजें हैं, जीव हैं, जैसे कि पौधे हैं या जानवर हैं, ये किस तरीके से वहां पर एग्जिस्ट करते हैं, वो हैं वहां पर, और ये जिंदा रहने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस कर रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी जो है इसके अंदर ये काम करते हैं जिसकी वजह से ये जिंदा हैं इस वक्त। जैसे सांस लेना, खाना खाना, चलना फिरना और भी बहुत कुछ। तो हम लोग इसके बारे में सीखते हैं बायोलॉजी में। तो इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए, ताकि आप पढ़ते जाओ और समझ पाओ अपनी एनसीईआरटी बुक को। साथ के साथ मैं हमेशा आपको कहूंगा कि अपनी बुक को भी पढ़ते रहना। तो यहाँ पे हम लोग जो है पहली चीज देखी, बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स, life forms and the living processes. Second point है, the living world shows immense diversity in the living organisms. तो आप लोगों ने अपने आसपास हमेशा देखा होगा कि जो पौधे आपके आसपास जो भी चीजें हैं, उसमें से नॉन लिविंग चीजें हैं और लिविंग चीजें हैं। नॉन लिविंग चीजें जैसे कि एक रखी हुई कुर्सी हो सकती है या एक टेबल हो सकती है, और अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि पहाड़ हो सकता है, नदी हो सकती है। बट आप वहां पे लिविंग चीजों को भी देख पाओगे जो कि जीवित चीजें हैं। जैसे हो सकता है कि आपके आसपास से कोई कुत्ता गुजर रहा हो, या हो सकता है कि आपके पास एक बिल्ली आन के बैठ जाए, या फिर आप बाहर देख रहे हो तो हो सकता है वहां पे गाय घूम रही है, या फिर आपके आसपास पौधे हैं। ये सब लिविंग है, ये सब जीवित हैं। तो आप जो देखते हो अपने आसपास में, उन सब के अंदर डाइवर्सिटी है। अब ये तो नहीं है कि हमारे पास हर वक्त एक बिल्ली ही बैठी होगी आन के आसपास, या फिर एक हमेशा कुत्ता ही बैठा होगा। अलग अलग जानवर होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जानवर होते हैं, कईयों के तो नाम भी हम नहीं जानते। तो इस बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जानवरों का, जीवों का होने का मतलब होता है कि ये डाइवर्स हैं। डाइवर्सिटी शब्द जो होता है उसका मतलब होता है डाइवर्स होना। डाइवर्स का मतलब भिन्नता होना किसी भी चीज के अंदर। तो हम जो देख रहे थे, तो पॉइंट्स के अंदर हम लोगों ने देखा, बायोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम लाइफ फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। हम समझते हैं कि लाइफ फॉर्म्स किन लिविंग प्रोसेसेस के साथ में जिंदा है, जिसकी वजह से ये जीवित है। सेकेंड पॉइंट हमने देखा, लिविंग वर्ल्ड शोज इमेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो हम लोगों ने ये समझा कि ना सिर्फ हमारे आसपास नॉन लिविंग चीजें हैं जैसे पहाड़ और झरने और नदियां, बट हमारे आसपास पौधे हैं, जीव हैं और बहुत कुछ है। तो ये डाइवर्सिटी है इनकी। एंड अर्ली ऑब्जर्वेशन लेड टू द क्लासिफिकेशन एंड कंजर्वेशन अवेयरनेस। सो क्लासिफिकेशन चीज क्या होती है? अब इसको इस तरीके से समझते हैं थोड़ा सा, कि आपके सामने कुछ 100 अलग तरीके की चीजें रखी हैं। जैसे कि आप अच्छे बच्चे हैं, आपको बहुत सारी किसी ने चॉकलेट्स दी, ठीक है, तो आप उसमें से चॉकलेट कैंडीज अलग करोगे कि भाई ये वाली चॉकलेट का लाल रंग है, कि ये पीले रंग की चॉकलेट है, या फिर ये हरे रंग की चॉकलेट है और ये वाली काले रंग की है।
तो आप इस तरीके से अलग करेंगे। तो आपने इसे क्लासिफाई कर दिया, इसको आपने बांट दिया किसी एक चीज के बेसिस पे। यहाँ पे जो मैंने बोला रंग के बेसिस पे कि ये लाल रंग की थी, ये पीले रंग की थी, ये हरे रंग की थी, या ये काले रंग की थी टॉफी। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं क्लासिफिकेशन करना। तो इसी तरीके से हम लोग जीवों का भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि आपके सामने बहुत सारे जीव हैं कि अगर ये चार पैरों पे चल पा रही है और इसके 2 सींग हैं, कान हैं और एक लंबी सी पूंछ है और आवाज करती है मुंह, तो आप हमेशा उसे गाय समझेंगे। तो ऐसे दिखने वाले सारे जानवरों को आप कहते हैं कि एक गाय है। ठीक है, तो ये एक तरीके का क्लासिफिकेशन ही हो गया। तो हम लोग जो करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो ऑब्जर्वेशन जो आपकी बेसिक, आप जिस चीज को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हो, उसको कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टर्म है जिसकी वजह से आप क्लासिफिकेशन कर पाते हैं। और अगर आप क्लासिफाई कर पाए तो आपको पता है कि ये सारी गायें हैं, या फिर ये सारी की सारी बिल्लियां हैं, या ये सारे के सारे कुत्ते हैं, या फिर ये सारे के सारे जानवर जो भी हैं, इनको आप कंजर्व कर पाते हो, आप इनकी रक्षा कर पाते हो, इन्हें संभाल सकते हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। और फिर इस चैप्टर के अंदर आप समझोगे कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है और टेक्सोनॉमी क्या है। सो सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनॉमी के बारे में अभी हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम समझते जाएंगे। तो इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग क्या देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज है, हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए कौन सी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती हैं, और हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से उसके अंदर डाइवर्सिटी को मेंटेन करा जा सकता है, और उसको समझने के लिए क्या क्या क्लासिफिकेशन सिस्टम्स है और क्लासिफिकेशन करने के तरीके क्या हैं। ठीक है, सबसे पहला सवाल, व्हाट इज लिविंग। व्हाट इज लिविंग का सवाल बहुत नॉर्मल है। आप सब लोग बैठे हो, आपके आसपास चीजें हैं, आपसे सबसे सिंपल सवाल कोई पूछ सकता है कि अगर आप कह रहे हो कि हम जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एंड बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस, जैसे अभी आपने देखा, तो आपको ये भी बताना जरूरी होगा कि आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे किन चीजों को देख के बोल पाओगे कि ये चीज जिंदा है और ये चीज जिंदा नहीं है। तो व्हाट इज लिविंग सवाल आता है। तो इस सवाल का जवाब देखने के लिए हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट्स लाइक माउंटेन, डेजर्ट्स एंड ओशन। अगर आप में से कुछ दोस्त गए हो माउंटेन्स की तरफ, तो आपने इस तरीके के एक जानवर को देखा होगा, इसको हम लोग कहते हैं याक। या फिर अगर आप डेजर्ट की तरफ गए हो, रेगिस्तान की तरफ गए हो, तो आपने ऊंटों को तो जरूर देखा होगा। तो अलग अलग तरीके की जगह पे, जैसे पहाड़ हो गए या फिर रेगिस्तान हो गए या समुद्र हो गया, सब जगह अलग अलग टाइप के जानवर और जीव मिलते हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन डाइवर्स हैबिटेट। माउंटेन्स में हो सकता है, डेजर्ट में भी हो सकता है, ओशन में भी हो सकते हैं। और लिविंग थिंग्स एग्जिबिट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है कि कोई भी चीज अगर जिंदा है तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा, उसके अंदर कुछ चीजें होंगी जो आप देख पाओगे। जैसे उसके अंदर ग्रोथ होगा, वो ग्रोथ करेगा। तो जब हम लोग कहते हैं कि कोई भी चीज लिविंग है तो उसके अंदर वो ग्रोथ कर पा रहा होगा। और दूसरी चीज है रिप्रोडक्शन करने की क्षमता। तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि आज जैसे आपका कोई छोटा भाई बहन है, आप बहुत टाइम बाद में उनसे मिलते हो, तो कहते हो अरे ये पहले मिला था तो इतना था, अभी देखो इतना बड़ा हो गया। तो आप बता पाते हो कि ग्रोथ हुई है। या फिर अगर आपने कभी कोई छोटी सी पौधे को लगाया हो, तो आप देख पाओगे कि आपका पौधा उग रहा है, तो उसको कहते हैं कि इसमें ग्रोथ है। सही है। दूसरी चीज है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है वहां वो चीज दोबारा से अपने जैसी एक और चीज की उत्पत्ति कर सकती है। जैसे आपने कभी पौधे लगाए हो, तो आपने देखा होगा कि पौधों के बीज आ जाते हैं और उन बीजों को दोबारा लगाओ तो दोबारा उनमें से वैसे ही पौधे उगते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया जो हमने देखा कि ग्रोथ होनी चाहिए। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वो रिप्रोड्यूस करना चाहिए। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इस चीज के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये चीज लाने की क्या जरूरत थी कि ग्रोथ है। अब ग्रोथ तो भाई पहाड़ में भी होती है। कहते हैं कि आज हमारे हिमालय की चोटी 1 सेंटीमीटर हर साल बढ़ जाती है ऊपर।
तो ग्रोथ तो उसमें भी है। फिर आप कहेंगे कि आपने तो बताया था कि ग्रोथ लिविंग चीजों में होती है, आप तो देखिए नॉन लिविंग में भी है। तो ग्रोथ होनी चाहिए, ये पहला कैरेक्टर है। दूसरा, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होना जरूरी है किसी भी चीज के लिविंग होने के अंदर। बट आप कल को बोलोगे कि मैंने तो ऐसे जो है दो रेत के टीलों को बीच से फटते हुए देखा और वहां पे 2 नए टीले आ गए, तो अब इस तरीके से तो ये भी रिप्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने नंबर को इंक्रीज कर रहा है। तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी रह गया, तो ये तो नॉन लिविंग में भी आ गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन सा रह जाता है, वो रहता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लाइफ प्रोसेसेस दैट गोज ऑन इनसाइड एन एनिमल that constitutes of the making and the breaking down processes। इसको सिंपल भाषा में बोले क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है? हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है इसके अंदर वो सारी लाइफ प्रोसेसेस जिसके अंदर कुछ चीज बन सकती है, ठीक है, लाइक कंस्ट्रक्शन, या फिर डिस्ट्रक्शन, किसी भी चीज का हो रहा हो, उसको कहते हैं कि ये मेटाबॉलिज्म है। अब मैंने तो ये बहुत रैंडम टर्म्स यूज कर दिए, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन। अगर मैं आपको कोई अच्छे शब्द देना चाहूं तो इसके लिए कहा जाएगा एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये क्या शब्द है? एनाबॉलिज्म वो सारी प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर कोई नई चीज की संरचना हो रही हो। जैसे आप जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है, और या फिर और भी सिंपल एग्जांपल ले लो, जैसे पौधों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है, साथ में पानी जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, C6H12O6, जिसका नाम है ग्लूकोज। तो यहां पे क्या हो रहा है, कोई चीज की संरचना हो रही है, कोई चीज बन रही है, तो ये है एक एनाबॉलिक प्रोसेस। अभी अगर मैं आपसे बात करूं कि प्लीज मुझे कोई कैटाबॉलिक प्रोसेस के बारे में बताओ, तो क्या आपको कुछ याद आता है कि इसी इक्वेशन को अगर मैं उल्टा लिखूं तो क्या बन जाएगा, C6H12O6, जो कि ब्रेक डाउन हुआ और बनाया CO2 और H2O। क्या ये जानी हुई इक्वेशन है आपकी? जी, क्योंकि ये रेस्पिरेशन है। और ये इक्वेशन किस चीज की थी? ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस एक एनाबॉलिक प्रोसेस है और रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अब ऐसी प्रोसेसेस को ही देख के अगर हम लोग टोटल पढ़ें इन सारी प्रोसेसेस को देख के, तो आपको मिलेगा एक टर्म जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ गया जिसको हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते अगर आपको किसी भी चीज को लिविंग बताना है। इसके बाद में चौथा सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है कि ये जो भी चीज लिविंग है इसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर आपको 10th स्टैंडर्ड का थोड़ा बहुत बायोलॉजी याद हो या 9th स्टैंडर्ड का बायोलॉजी याद हो, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट? तो वही चीज यहां पे भी सच होनी चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं कि किस चीज को आप लिविंग बोलेंगे, तो हम अगर किसी चीज को लिविंग बोल रहे हैं, जिंदा बोल रहे हैं, जीवित कह रहे हैं, तो उसके लिए उसके अंदर सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स का होना जरूरी है। यानी कि चाहे वो एक सिंगल सेल का अमीबा ही क्यों ना हो, अमीबा हो, या फिर आज की तारीख का इंसान, बट इंसान भी है तो उसके लिए भी, ह्यूमन के लिए भी उसके अंदर भी सेल्स होने जरूरी हैं। तो ये सेल्यूलर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होना,
ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है किसी भी चीज को लिविंग बताने के लिए। तो हम लोग ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखेंगे। पहला, कि किसी भी चीज को जिंदा बोलने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये चीज जीवित है, ये लिविंग है, कि उसमें ग्रोथ होना चाहिए। नंबर 2, कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। नंबर 3, इसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। एंड नंबर 4, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कि इसमें एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद में देखते हैं कि हम लोग अगर लाइफ के बारे में बात करें कि ये तो चीज हो गई कि लिविंग है। अब आप मुझसे पूछोगे कि लाइफ क्या है। सो लाइफ क्या है, ये जिंदगी क्या है, तो भाई ये तो फिलोसॉफिकल बात हो गई। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिख दी है, लाइफ कैन बी स्टडीड थ्रू बोथ टेक्निकल पर्सपेक्टिव एंड फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। एंड क्योंकि हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, हम लोग सब साइंटिस्ट हैं, तो हमारा काम क्या है कि हम लोग हर चीज को एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव के साथ देखें, एक साइंटिफिक व्यू के साथ देखें। तो हम लोग इन चीजों को ही ध्यान में रखेंगे कि लिविंग क्या है। तो लिविंग को बताने के लिए हम लोगों का पहला क्राइटेरिया है कि ग्रोथ होनी चाहिए, दूसरा क्राइटेरिया है कि रिप्रोडक्शन होना चाहिए, और तीसरा क्राइटेरिया क्या है, मेटाबॉलिज्म करने की क्षमता होनी चाहिए, एंड चौथा, उसके अंदर सेल्स होने चाहिए। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है। तो ये है 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि आपको याद रखने हैं। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब तक हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी चीज को जीवित बोलने के लिए, लिविंग बोलने के लिए हमारे को 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना पड़ेगा। पहला ग्रोथ, दूसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, एंड चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है उस चीज का। ये चीज देख के हम ये तो बता पाएंगे कि ये जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं अपने सामने, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। ये चीज तो आपने बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है कि क्या हम इसको और बेटर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसको बेटर तरीके से समझने के लिए आपको चीजों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, अलग अलग जो इनकी भिन्नता है उसके हिसाब से इन्हें अलग अलग रखना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, और हम देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या शब्द है। तो डाइवर्सिटी क्या शब्द होता है। डाइवर्सिटी पर्टिकुलरली जब हम लिविंग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग, ठीक है, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है ऑफ मल्टीपल। अगर कोई जिंदा चीज बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट है तो उसको कहते हैं बायोडाइवर्सिटी उस जगह की। इसी चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे कितनी बायोडाइवर्सिटी, ऑलमोस्ट 1.7 से लेके 1.8 मिलियन। मिलियन का मतलब समझते हैं 10 लाख। तो इतनी तो डाइवर्सिटी का मतलब है इतनी स्पीशीज, इतनी चीजों के बारे में हमें पता है कि इतने अलग अलग टाइप के जानवर होते हैं। ये चीज हमें पहले से ही पता है, ज्ञात है। अब हर चीज के अंदर दिक्कत सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्या आती है, ये है लोकल नेम्स वाली दिक्कत। अब लोकल नेम वाली दिक्कत कैसे समझा सकते हैं हम आपको, ठीक है, इस तरीके समझ गए। मेरा नाम है आशीष, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, बट मेरे घर पे मेरे को सिद्धार्थ बुलाते हैं, मेरे दोस्त मुझे कुछ और नाम से बुलाएंगे, मेरे भाई बहन मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं, और सब लोग मुझे अलग अलग नामों से जानते हैं, ठीक है। बट इस सब की एक प्रॉब्लम क्या है कि अगर मेरे लैब के अंदर से या फिर यहाँ से लोग जाकर कहीं बाहर जाके बोले कि हम उस आशीष के बारे में बात कर रहे हैं, तो सब लोग परेशान हो जाएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरा एक नाम है कि इसका नाम है आशीष कुमार, जाओ पता करो कि आशीष कुमार कहाँ रहते हैं। तो ये हो गया कि नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है लोकल नेम्स। लोकल नेम्स जो होते हैं ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, एंड साइंटिफिक नेमिंग करने से हमारे पास एक स्टैंडर्ड वे बन जाता है कम्युनिकेशन करने का। जैसे अगर आप आज की तारीख में आम खाते हैं, आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत फल आता है आम, तो आम को हम लोग हिंदी में आम कहते हैं, कुछ लोग अपनी भाषा में कुछ और बोलेंगे, तो सबके पास अलग अलग शब्द भाषा है।
और उसी सब चीजों को देख के आपके साथ में दिक्कत आती है कि आप दूसरी, अगर जैसे आप अपने जगह पे रहते हैं, फिर वहां से अगर मैं आपको बोलूं, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आप साउथ इंडिया चले जाइए तो आपको बहुत दिक्कत आएगी अपनी बात समझाने में, कि अगर आपको इवन पानी भी पीना है तो आपको बहुत दिक्कत आएगी ये बात बोलने में। तो इसकी जगह पे हम लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज रख रखी है कि इंग्लिश के अंदर बता दो आई वॉन्ट वाटर, या फिर आप कोई भी एक सिंपल वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर भी हम लोग यही करते हैं कि एक साइंटिफिक टर्म रख रखा है, एंड उसकी वजह से सभी लोग, चाहे कोई हिंदी बोले, चाहे कोई इंग्लिश बोले, कोई बंगाली बोले, चाहे कोई मराठी बोलता हो, या फिर कोई बाहर का इंसान फ्रेंच बोलता हो, या फिर कोई भी हो, वो अगर आप उस नाम को लिखोगे तो वो समझ जाएगा कि इस वाली चीज के बारे में बात हो रही है, इस पर्टिकुलर जीव के बारे में बात हो रही है। तो ये जो लोकल नेम्स होते हैं इसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि एक साइंटिफिक नेम ले लेते हैं और उस साइंटिफिक नेम को ही स्टैंडर्ड माना जाता है। तो इस स्टैंडर्ड नाम रखने की चीज को कहते हैं नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? नाम रखना। सो नॉमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। नॉमेनक्लेचर क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से आप जो भी जीव आप देख पा रहे हैं उनका एक नाम रख पाएंगे। एंड आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो फिर आप किसी चीज का नाम रखोगे तो उससे पहले आपको उसको पहचान भी तो होनी चाहिए कि हाँ मैं इस चीज को ही ये नाम दे रहा हूं। लाइक मुझे किसी को बताना है कि मैं आम खा रहा हूं, तो आप कैसे बताओ कि आम कैसा होता है? आप बोलोगे एक आम है तो आम पीले रंग का होगा, मीठा होगा, ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा, नीचे से पतला होना चाहिए। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताते हो किसी को भी कि ये एक आम के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? तो आइडेंटिफिकेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन एक तरीका है ये बताने का, एक्यूरेटली रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब, या तो आप पहचान पाए और उसको डिस्क्राइब कर पाए, उसके बारे में बता पाए कि ये चीज है, इसे आम कहते हैं। तो आप उस चीज को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। और एक बार आपने बता दिया कि भाई वो जो चीज होती है जो कि पीले से रंग की होता है, एक फल है जो पीले रंग का होगा, ऊपर से चौड़ा होगा, नीचे से हल्का सा पतला होगा और मीठा होता है बहुत, सिर्फ गर्मियों में आता है। कभी कभी जो उसका ऊपर का लाल जो हिस्सा होता है वो ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, काटोगे तो अंदर से उसका जो फल होता है वो एकदम पीला या सुनहरे रंग का होगा और बहुत मीठा होता है। तो आपने क्या किया? आपने उस चीज के बारे में उसकी कैरेक्टर्स बताए, आपने उसके बारे में बताया कि ये ऐसे ऐसे है। अब आपने वो बात समझा दी, अब आपने उसके बाद में सिंपली कह दिया उसी को आम कहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने आइडेंटिफिकेशन बताया, आपने बताया कि इसे रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, पहचानोगे कैसे कि ये आम है, और इसके लिए आपने उसे डिस्क्राइब करा, आपने उसकी डेफिनेशंस बताया कि ये इस तरीके का दिखता है इसलिए उसे आम कहते हैं। तो आपने इसका नाम दे दिया कि इसका नाम आम है। ठीक है, तो इस चीज को कहते हैं नॉमेनक्लेचर और इस चीज को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझ लिया कि नॉमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन क्या है। आइडेंटिफिकेशन है कि अगर हम किसी भी चीज की कुछ कैरेक्टर्स बता पाएं, कुछ उसकी पहचान बता पाएं, और नॉमेनक्लेचर होता है उस पहचान को बताने के बाद में उसका एक साइंटिफिक नाम रख देना। तो ये सब करने वाले पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्लस लिनियस। यहाँ पे आप उनकी फोटो भी देख सकते हैं, इनका नाम है कार्लस लिनियस, और इन्होंने दिया था टू वर्ड साइंटिफिक नेमिंग सिस्टम। तो इनका था कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। सो बाइनोमियल का मतलब होता है कि दो शब्दों के साथ, टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। सो यही है कार्लस लिनियस का टू वर्ड नेमिंग सिस्टम। और इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि जैसे कि हम इतने टाइम से आम के बारे में बात कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि आप सब लोग आम के लिए लिखने का एक तरीका फॉलो करेंगे कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी हैं
किसी भी देश में, किसी भी प्रांत में, किसी भी जगह पे हैं, आप इंडिया में हैं, आप यूएसए में हैं, आप यूरोप में हैं, आप चाइना में हैं, कहीं पे भी जाके बोलेंगे मुझे मैग्नीफेरा इंडिका चाहिए, तो वहां पे अगर कोई भी बच्चा जिसने साइंस पढ़ी होगी तो वो आपको लाके देगा एक बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मैंगो। ठीक है, तो ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करने के कुछ रूल्स हैं। जो कार्लस लिनियस थे, इन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे कि हम इस चीज को फॉलो करेंगे, और सब लोगों ने इस चीज को पूरी दुनिया में एक्सेप्ट करा कि जो कार्लस लिनियस ने बोला है हम वही फॉलो करेंगे। कि उनके रूल्स क्या हैं? तो उनके रूल्स ये हैं कि पहली बात, सारे नाम लैटिन में होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये लैटिन से थे तो इन्होंने बोला कि हम लैटिन भाषा में रखेंगे हर चीज का नाम। लैटिन भाषा सबसे कम बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है, इसलिए इस चीज के अंदर चीजों को बिगाड़ देना वो बहुत कम होगा। तो इसीलिए इन्होंने लैटिन नेम को चूज करा। ठीक है, और लैटिन नेम के अंदर जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये एक लैटिन नेम है उस चीज का। ठीक है, और अगर आप इस चीज को टाइप कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी स्लाइड शो में इस चीज को टाइप करा हुआ है, तो आप इसे इटैलिक्स में टाइप करोगे। बट अगर आप अपनी कॉपी में लिख रहे हो, अगर आपको कोई बोलेगा तो आपको इसे लिखना पड़ेगा मैग्नीफेरा इंडिका। इसमें क्या कैरेक्टर्स आपको ध्यान देना है? पहला शब्द जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, पहला शब्द जो है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। लाइक मैग्नीफेरा का पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा। जो सेकंड वर्ड है वो हमेशा अपना स्मॉल में लिखना पड़ेगा आपको, और हमेशा इसको अंडरलाइन करना है, दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करना जरूरी है और सेपरेटली अंडरलाइन करना जरूरी है। ठीक है, क्या क्या हम लोगों ने 3 मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखी। अगर हम लोग इसे टाइप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप कहीं टाइप करके भेज रहे हो तो ये इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर आप इसको कहीं पे लिख रहे हैं, अपनी कॉपी में लिख रहे हो, एग्जाम बोर्ड के एक पेपर में लिख रहे हो, कहीं पे लिख रहे हो, तो आपको जो जीनस का नाम है और जो स्पीशीज का नाम है, जी यहाँ पे मैग्नीफेरा जो है, ये मैग्नीफेरा जो है ये जीनस है इसका। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे जीनस क्या होता है और स्पीशीज क्या होता है, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पहला शब्द जो लिखते हैं वो जीनस है, दूसरा शब्द जो लिखते हैं वो स्पीशीज है। तो हमेशा जीनस का जो पहला अल्फाबेट होगा उसे कैपिटल लिखोगे, और जो स्पीशीज है उसका जो पहला अल्फाबेट होगा उसे स्मॉल में लिखोगे, और दोनों को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए हम लोगों के पास कुछ रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को फॉलो करने के लिए। ठीक है, फिर इनके पास एक और बहुत ही दिलचस्प तरीका था, ये वर्ल्ड वाइड फॉलो करा जाता है। अगर जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, तो ये कार्लस लिनियस ने ही इसको नाम दिया था, तो उनके नाम को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके नाम को इज्जत देने के लिए, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हाँ आपने किया है, तो आप इसके आगे लिखते हैं LINN डॉट, जो कि इनके नाम का लिनियस का पहले 4 अल्फाबेट्स हैं, और उसके आगे डॉट लगा देते हैं कि ये इन्होंने आइडेंटिफाई करा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं। तो हम लोगों ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में क्या जाना? बाइनोमिनल का मतलब क्या होता है? बाइनोमियल का मतलब है कि बाय मींस दो, नोमिनल का मतलब होता है नेम्स, दो नाम रखा जाए, और नोमेनक्लेचर तो अब आप समझ ही गए, नाम रखने की तरीके को कहते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये पहली बार इसको किसने डिफाइन करा था? कार्लस लिनियस ने किया था। ये रहे कार्लस लिनियस, और उन्होंने क्या बताया था कि हमारे पास जो भी जीनस का नाम होगा
जो जीनस का नाम होगा उसका पहला अल्फाबेट जो रखोगे वो कैपिटल लिखना है, और उसके बाद में स्पीशीज जो भी लिखोगे वो स्मॉल में लिखना है। स्पीशीज का पहला अल्फाबेट स्मॉल में लिखा जाएगा और दोनों को अलग से अंडरलाइन किया जाएगा। ये है तरीका जिसे कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे कि किस चीज को कहते हैं क्लासिफिकेशन और किस बला का नाम है टैक्सोनॉमी। सो क्लासिफिकेशन क्या होता है? बेसिकली क्लासिफिकेशन का इसेंशियली मतलब है किसी भी चीज को कैटेगराइज कर लेना या फिर उस चीज की ग्रुप्स बना पाना। ठीक है, हम पहला बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के लिए। अब आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल कोट करता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा, आपके पास 1 2 3 4 5 इस तरीके से काफी सारे अलग अलग रंग के गोले। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको इन गोल जो रंग है इनको अलग करना है। यहाँ पे आपके लिए स्पॉट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बहुत सारे स्पॉट्स हैं। आपका काम ये है कि आपको इन स्पॉट्स को अलग अलग करना है। तो इसको करने के लिए आप क्या करोगे? आपको इसे करने के लिए आपके पास कुछ तरीका होना चाहिए, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि मैं ये कर सकता हूं कि जो भी रेड कलर के हैं उन्हें अलग कर देते हैं। तो हम लोग यही करेंगे, रेड वालों को नाम कर देंगे। सो रेड वाला है 1, ठीक है, यहाँ पे ये पहला 1, यहाँ पे ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो हमारे पास रेड कलर के कितने थे? 5। ठीक है, अब आप देखो ब्लू कलर के कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है, तो हमारे पास ब्लू कलर के कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, अभी मेरे पास येलो कलर के कितने हैं? ठीक है, 1 2 3 और यहाँ पे 4। ठीक है, तो मेरे पास येलो कलर के भी 4 हैं। तो मैंने ये क्या किया, मैंने इसका क्लासिफिकेशन कर दिया, मैंने इसको क्लास वाइज अलग कर दिया, मैंने इसको कैटेगराइज कर लिया, इसको ग्रुप कर दिया। तो इसके अंदर क्या देखा मैंने इसे रंग के बेसिस पे करा, बेस्ड ऑन कलर। ठीक है, बेस्ड ऑन मैंने कलर के इसको किया है, तो मुझे ये क्लासिफिकेशन मिला। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन अगर आप पढ़ोगे तो यही है कि ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज, कि वो सिमिलर दिखते हैं इस वजह से एक से। ठीक है, जैसे कि अगर आपके क्लासरूम के अंदर, तो आप क्या करोगे कि जितनी भी लड़कियां हैं वो एक तरफ हो जाएं, जितने भी लड़के हैं एक तरफ हो जाएं। ये सबसे सिमिलर चीज है। क्यों? वो लड़कियां हैं, देखने में पता चल रहा है कि वो लड़की है, जो लड़के हैं वो देखने में पता चल रहा है कि लड़के हैं। ठीक है, तो वो लड़कियां हैं वो शांत बैठी हैं, अच्छे बच्चे हैं वो शांति बैठी हैं, लड़के हैं जो कि मोस्टली बदमाश होते हैं वो अलग बैठे हैं। ठीक है, तो पता चल रहा है कि ये कैटेगरी एक अलग है, ये एक अलग ही कैटेगरी है, ये एक अलग ही मतलब प्रजाति है बच्चों की। ठीक है, तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये एक ग्रुप है। तो हम लोग कहेंगे कि गर्ल्स वाला ग्रुप अलग आएगा, बॉयज वाला ग्रुप अलग आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये है क्लासिफिकेशन। सो क्या है क्लासिफिकेशन करने का मतलब? कि हम लोग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप कर पा रहे हैं बेस्ड अपॉन देयर सिमिलैरिटी। जैसे इस वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखा कि ये सब के सब 5 स्पॉट्स जो थे, जो लाल रंग के थे, उनके अंदर सिमिलैरिटी क्या थी? वो 5 ही लाल थे। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उन्हें अलग रखा। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द आता है जिसका नाम है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? कि टैक्सोनॉमी एक प्रॉपर स्टडी है कि मैं किस तरीके से किसी चीज को आइडेंटिफाई कर सकता हूं, उसको नॉमेनक्लेचर दे सकता हूं, उसका नाम रख सकता हूं और उसको क्लासिफाई कर सकता हूं। तो इस पूरी चीज के बारे में, जिसके बारे में हमने अब तक बात करी कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, किस तरीके से आप बता सकते हो कि आम है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसका नाम रखना, इस पूरी साइंस का नाम है टैक्सोनॉमी। ठीक है,
और इन सब के अंदर जो टेक्सोनॉमी करते हो तो आप लोग क्या करोगे, अलग अलग कैटेगरीज बनाते जाओगे कि भाई ये सारे के सारे जितने भी जानवर हैं, पहली बात तो ये एक पहली कैटेगरी होगी कि ये सब जानवर हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी हो गई कि ये इनमें से 4 पैर पे चलने वाले जानवर अलग हो गए, 2 पैर पे चलने वाले जानवर अलग हो गए, ठीक है। 4 पैर पे चलने वाले जानवर हैं तो 4 पैर पे चलने वाले जानवरों के अंदर सींग वाले जानवर अलग कर दिए, बिना सींग वाले अलग कर दिए, ठीक है। तो सींग वाले जानवरों के अंदर भी कि ये पानी में जा सकता है, ये पानी में नहीं जाएगा, ठीक है। जो 4 पैर पे हैं बिना सींग वाले हैं कि ये मांस मछली खा सकता है, ये शाकाहारी है, तो उसके बेसिस पे आप अलग अलग करते जाते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी बनाते जा रहे हो और इन कैटेगरी को साइंटिफिक टर्म्स के अंदर कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इन कैटेगरीज को कहते हैं टैक्सा। स्टडी को कहते हैं टेक्सोनॉमी और एक एक कैटेगरी को कहते हैं टैक्सा, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों के पास मॉडर्न टेक्सोनॉमी यूजेस एक्सटर्नल जैसे अभी मैंने बोला कि 4 पैर है कि 2 पैर है उसके बेसिस पे, और इंटरनल स्ट्रक्चर, वो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि शरीर के अंदर किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हो इवोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए, तो उसे हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। सो मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंदर क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं। नंबर 1 कि इसके अंदर पहली चीज तो आ गई कि हमारे पास ये कि एक्सटर्नल फीचर क्या है, एक्सटर्नली कैसा दिखता है, एक्सटर्नल अपीयरेंस के 4 पैर है कि 2 पैर है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसके कैसे हैं, एनिमल के अंदर का इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, तो हम लोग अभी इसके बारे में भी समझेंगे कि ये कैसे देखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं एंड इवोल्यूशन के बारे में समझते हैं, ठीक है। लाइक इसके बारे में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से एग्जांपल देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप खड़े हैं, आपके बगल में एक चिंपैंजी को खड़ा कर देते हैं, चिंपैंजी एक बंदर होता है, ठीक है, उसको और आपको खड़ा करते हैं। तो मैंने सारे जितने भी कैटेगरीज बोली कि भाई ये 2 पैर वाला है तो आप भी 2 पैर पे चलते हो, चिंपैंजी भी 2 पैर पे चलता है। क्या ये शाकाहारी है या मांसाहारी है, हो सकता है कि आप शाकाहारी या मांसाहारी है, तो उसके अंदर भी वही है, वो भी शाकाहारी मांसाहारी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप सब सेम है, ठीक है। आपके पास 4 उंगलियां हैं, उसके पास भी 4 उंगलियां हैं, आपके पास 2 आंखें हैं, उसके पास भी 2 आंखें हैं, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो क्या मैं मान लूं आप बंदर हैं, तो वो तो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं एक्सटर्नली अलग हो, इंटरनली आपके ऑर्गन्स और बंदर के ऑर्गन्स अलग हैं। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप में से किसी के मतलब कान कट जाए तो मैं बंदर का कान लगा दूं, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर और उनका स्ट्रक्चर अलग है। इवोल्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवोल्यूशन कैसे इंपॉर्टेंट है कि आज की तारीख में जो इंसान का बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर्स हैं, जो अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो, और आज से कुछ करोड़ों साल पहले जो हमारे स्ट्रक्चर्स थे वो सब अलग अलग हैं, ठीक है। तो उनको इवोल्यूशनरी बेसिस पे भी आप यूज करेंगे एक सिस्टम को। तो अब आप कहते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन क्या होता है और टेक्सोनॉमी क्या होता है उसके बारे में, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने सीख ली आज। सो आगे हम लोग ये देखते हैं कि सिस्टमैटिक्स क्या होता है और टेक्सोनॉमी क्या चीज है, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, ठीक है। तो भाई सिस्टमैटिक्स क्या चीज है, किसी भी चीज को अगर हम लोग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के साथ में देख के पढ़ेंगे तो उस चीज को कहते हैं सिस्टमैटिक्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि हम लोग इतने समय से जानते हैं, हम सब लोग बायोलॉजी पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो एक सिंगल सेल था, ठीक है। उस सिंगल सेल से आगे जाके कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने जिनके अंदर जो है काफी सारे सेल्स थे, इस तरीके से वो बने थे। फिर आपको ये पता चला था कि भाई आगे जाके ये कुछ कुछ स्ट्रक्चर्स बना के रहने लगे थे, कुछ कॉलोनीज बना के रहने लगे, ये चीजें आपको पता चल गई थी, ठीक है।
ऐसा करके एल्गे रहने लगा या फिर कुछ भी, एंड फिर आप देखते हो कि पूरा प्रॉपर एक ह्यूमन काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ गए दुनिया में। तो एवोल्यूशन किस तरीके से हुआ उस चीज को अगर आप लिंक करते हुए चलो और फिर एक क्लासिफिकेशन बनाओ तो उसको कहेंगे सिस्टमैटिक्स। इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे, सीखेंगे, जानेंगे, तो इसके लिए कि परेशान मत होइए। अभी आप ये समझिए कि अगर हम कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उनको कैटेगराइज करते जा रहे हैं बेस्ड अपॉन एवोल्यूशन, तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टमैटिक्स। एंड दिस क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन इस चीज के अंदर आता है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या है कि हम लोग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, उसके आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप उसका एक नाम रखते हैं और आइडेंटिफिकेशन करते हो किन तीन चीजों के बेसिस पे, जो अभी आपने देखा, एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स, इवोल्यूशनरी फीचर्स। इसके बेसिस पे आप उनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं और इसके बेसिस पे आप अलग अलग टैक्सा डिवाइड कर पाते हो। आपको अभी याद है पिछली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था टैक्सा क्या होता है, ग्रुप कर पाते हो, कैटेगराइज कर पाते हो, और कैटेगरीज को साइंटिफिक टर्म्स के अंदर कहते हैं टैक्सा। ठीक है, बेस्ड ऑन विच हम लोग अलग अलग टैक्सा बता पाते हैं। तो इसको टैक्सा बताने के लिए एक हायरार्की होती है। हायरार्की शब्द का मतलब है कि बड़े से छोटा। ठीक है, एक बड़े से छोटा लेवल पे जाना, लाइक सबसे जो है बड़ा कौन सा है, उसके उस पूरे बड़े से ग्रुप के अंदर ये एक छोटा ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर ये उससे भी छोटा ग्रुप है। तो हम लोग इस तरीके से जाते हैं, ये टैक्सा है। लाइक किंगडम सबसे बड़ा टैक्सा है, लाइक किंगडम एनिमलिया हो गया, तो उसमें सारे के सारे एनिमल्स आ गए। फिर उसके बाद में आता है कि इन सारे एनिमल्स के अंदर कुछ कुछ कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हम लोग उनकी एक अलग टैक्सा बना देते हैं, एक अलग कैटेगरी बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये फाइलम है। उस फाइलम के अंदर आती हैं अलग अलग क्लासेस और उन क्लासेस के अंदर आते हैं ऑर्डर्स, और ऑर्डर्स के बाद में आती है फैमिली, और फैमिली हम सबकी है और हम सबकी फैमिली में सबका जीनस एक है और स्पीशीज भी एक है। ठीक है, तो स्पीशीज और ये इस तरीके से आ जाती है। तो आपको हर एक रैंक जो होती है यहाँ पर उसको कहते हैं टेक्सॉन। ठीक है, तो अगर आप पूछें कि किस टेक्सॉन की बात कर रहे हो तो मैं बोलूंगा कि मैं किंगडम की बात कर रहा हूँ। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है हम कौन से टेक्सॉन पे हैं अब, तो फिर मैं बोलूंगा हम फाइलम के बारे में समझ रहे हैं। फिर हम फाइलम्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम एक फाइलम के अंदर क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि अब हम लोग कौन सी टेक्सॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, हम क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस तरीके से क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये सब क्या है, टेक्सॉन है। किस चीज के, टेक्सोनोमिक हायरार्की के। तो ये हमें हमेशा याद करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा। तो हम लोगों ने अब तक ये देख लिया। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ डेफिनेशंस, जो की डेफिनेशंस हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं। ठीक है, लाइक डेफिनेशंस, लाइक अभी मैंने आपसे बोला कि हम लोग जीनस के बारे में पढ़ते हैं, स्पीशीज के बारे में पढ़ते हैं, फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, ऑर्डर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, कैसे है, क्यों है? सो स्पीशीज क्या है? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स, लाइक हम लोग कहते हैं होमो सेपियंस। सो कभी आपको दिक्कत हुई है अपने दोस्त को छोड़ के किसी और को देखने में कि ये इंसान जैसा है कि नहीं? लाइक आप देख रहे हो तो आप बता पाओगे कि ये इंसान है, कि इसके एक सर है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, दो आंखें हैं, दो कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है। तो ये देख के आप बता पाते हो कि हाँ ये तो इंसान है। तो इसी को देख के हम बता पाते हैं कि स्पीशीज सेम है। तो मैंने अभी आपके सामने क्या किया, मैंने कुछ कैरेक्टर्स बताए, तो ये क्या था, आइडेंटिफिकेशन था। फिर मैंने उसका नाम लिया कि ये इंसान है, तो ये हो गया नॉमेनक्लेचर। बट आप में से कई लोगों को हिंदी नहीं आती होगी तो आप इंसान नहीं समझोगे, बट आप सब बायोलॉजिस्ट हो। अब मैं आपको बोलूं कि ये होमो सेपियंस है तो आप समझ जाएंगे कि हम बात कर रहे हैं ह्यूमंस की। ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन। इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपका नाम क्या है और आपको नाम नहीं बताना, तो आप बोल सकते हो कि आपका नाम होमो सेपियन है। ठीक है, फिर आता है जीनस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को कहते हैं जीनस। ठीक है, लाइक
पैंथेरा। पैंथेरा एक ऐसा है जीनस जिसके अंदर लायन और टाइगर दोनों आते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो लायंस जो होते हैं, लायंस का मतलब होता है शेर, और टाइगर मतलब बाघ, दोनों देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं, बट फिर भी आप बता पाते हो कि ये लायन है, और लायन है यानी कि ये शेर है और ये बाघ है, बट देखने में दोनों पता चलता है कि हाँ ये हैं, ठीक है। काफी सेम से लगते हैं, देखने में लगता है कि हाँ ये दोनों बहुत ही खूंखार बिल्लियां हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने इसका एक सेपरेट कैटेगरी बनाई कि इसका नाम रखो पैंथेरा, ठीक है। तो इन सबको हम लोग लायन को, टाइगर को, इन सबको बचपन से बहुत कंफ्यूजन होता होगा आप लोगों को कि लायन कौन सा और टाइगर कौन सा है। तो कंफ्यूजन नहीं था, आप जेन्युइनली सही थे, इसलिए हमने बायोलॉजी में उसका नाम रखा है कि ये कैटेगरी है कि इसको पैंथेरा कहते हैं, ठीक है। एंड इसी तरीके से अगर सिमिलर जीनस को साथ में रखोगे, सेम जीनस को, जीनस का प्लूरल, अगर एक जीनस है तो एक है तो जीनस लिखोगे, ठीक है। एक है तो जीनस, एक से ज्यादा है, ठीक है, एक से अगर ज्यादा है, वन लाइक और मोर, तो आप क्या बोलोगे उस चीज को कि ये जेनरा है। यहां पर देखो कि उसको कहेंगे कि एक फैमिली है आगे, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ जेनरा इज कॉल्ड एज अ फैमिली। सो जैसे कि अभी मैंने बोला कि सारे के सारे लायंस या टाइगर्स जो होते हैं देखने में लगता है कि ये जंगली बिल्लियां हैं, ठीक है, जंगल में रहने वाली बिल्लियां हैं। तो ये सब के सब जो लायंस हैं, टाइगर्स हैं, तेंदुए हैं, चीते हैं, ये सब के सब क्या है, ये बिल्लियां ही हैं। और आपके घर के अंदर आसपास जो आपके घूम रही होती बिल्लियां, वो भी बिल्लियां हैं। तो ये सब सिमिलर है, ठीक है। तो इन सबको एक ही फैमिली में रखा जाता है, और फैमिली का नाम क्या है, फिलिडेई, फैलिडेई, ठीक है। तो हम लोग फैलिडेई के अंदर रखते हैं इसको। तो ये एक पर्टिकुलर फैमिली हो गई। और इसी तरीके से अगर हम लोग सेम सिमिलर फैमिली को साथ में लेकर आए तो वो एक ऑर्डर बन जाता है, सेम ऑर्डर को साथ में लेकर आए तो वो एक फाइलम बन जाता है, और सिमिलर फाइलम को लेकर आए तो वो एक किंगडम बन जाता है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर है जो देख रहे हैं अब तक। सो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास था नंबर 1, हम लोगों ने देखा कि जितनी भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उन सारे ही ऑर्गेनिजम्स के अंदर खासियत क्या थी कि हम लोग उनको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से देते हैं नाम। नंबर पहला जो चीज लिखोगे वो लिखोगे आप उसका जीनस, और दूसरा आप लिखोगे उसका स्पीशीज, ठीक है। सो जीनस और स्पीशीज को लिखने का तरीका क्या है कि जीनस का जो जी है, जीनस का जो जी है वो कैपिटल लिखना है, स्पीशीज का एस जो है वो स्मॉल लिखना है, और दोनों को अंडरलाइन लिखना है, ठीक है। ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। किन्होंने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था। तो ये आप याद रखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि सिमिलर स्पीशीज के साथ में अगर आ जाती हैं, ठीक है, सेम स्पीशीज, अगर स्पीशीज सेम है तो वो क्या बन जाएगी, जीनस बन जाएगा। और सेम जीनस को अगर साथ में लाओगे तो क्या बनेगा, सेम जीनस को साथ में लाते हैं तो क्या बनता है, एक फैमिली बन जाती है। और एक फैमिली को साथ में लाओगे और काफी सारी सेम फैमिलीज को ले आओगे तो वो बनेगा एक ऑर्डर। ऐसी तरीके से बहुत सारे ऑर्डर्स को साथ में लाओगे तो क्या बनेगा, एक क्लास। और एक क्लास, ऐसी कई सारी क्लासेस को साथ में लाओगे तो क्या बनता है, एक फाइलम बन जाएगी। और बहुत सारी ऐसी सिमिलर दिखने वाली फाइलम्स को ले आओगे तो पूरा का पूरा बन जाता है एक किंगडम। और यही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टेक्सोनोमिक हायरार्की। इसी को कहते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की, जो कि शुरू हुआ स्पीशीज से, दूसरे नंबर पे आया जीनस पे, तीसरे नंबर पे आया फैमिली पे, चौथे नंबर पे आया एक ऑर्डर पे, पांचवें नंबर पे आता है क्लास पे, छठे नंबर पे आता है फाइलम पे, और सातवें नंबर पे आता है फाइनली किंगडम पे। आठवां एक और नंबर होता है जिसे हम लोग डोमेन कह देते हैं। कुछ लोग आपको बता सकते हैं कि इसे डोमेन भी कह सकते हैं। तो ये 8 है। तो ये सब क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की है। ये टेक्सोनोमिक हायरार्की है। क्या है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये चीज हम लोगों को समझ में
आ गई थी। अभी हम लोगों ने टेक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में देख लिया, हम लोगों ने समझ लिया ये सब कुछ। तो अब हम लोग इस पूरे चैप्टर के अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ा उसको समराइज करते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर खासियत क्या होती है कि दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी। नंबर 1 कि उनके अंदर डाइवर्सिटी भरपूर मिलेगी, ठीक है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और इनके डेफिनेशन कैसे दोगे कि कोई भी चीज लिविंग है, उसके लिए क्या 3-4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम लोगों ने देखे थे। नंबर 1 उसके अंदर ग्रोथ होनी चाहिए, ये हम लोगों ने देखा था। नंबर 2 हम लोगों ने क्या देखा है ग्रोथ के बाद में, रिप्रोडक्शन होना चाहिए इसके अंदर, कि वो चीज खुद से परपेचुएट कर पाए अपनी जैसे और नई चीजों को जन्म दे सके। उसके बाद में हम लोगों ने देखा है कि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उसके अंदर सेल्स होने चाहिए, ठीक है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं अगर आप बोलना चाहते हो कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। उसके अंदर डाइवर्सिटी है क्योंकि बहुत बहुत अलग अलग टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स हैं वो ऑर्गेनिजम्स, ये हम लोगों ने समझा। फिर टेक्सोनॉमिक एड्स होती हैं जिसकी वजह से हम सिस्टमैटिक स्टडी कर पाते हैं और उनका नाम कर सकते हैं। नेमिंग को कहते हैं नॉमेनक्लेचर, एंड बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो होता है कार्लस लिनेयस ने दिया था। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन कर देता है, सबके लिए सेम कर देता है कि आप सब लोग इसका नाम इसी तरीके से रखेंगे, इसी तरीके से बोलेंगे, इसका उच्चारण इसी तरीके से किया जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइज तरीका है किसी भी चीज का नाम रखने का। एंड लास्टली हम लोगों के पास इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की वजह से एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है, जिसकी वजह से हम लोग सिमिलैरिटी के बेसिस पे, किस चीज के बेसिस पे, सिमिलैरिटी के बेसिस पे और डिफरेंसेस के बेसिस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाते हैं और बना पाते हैं टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। ये है इस पूरे चैप्टर के बारे में। अभी आप लोगों को एक कॉमन प्रॉब्लम आती है सबको, वो है कि आपने ये तो बता दिया, हम लोग इसको लिखेंगे कैसे। सो आई हैव समराइज्ड, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस मैंने रेडी रखे हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप इन डेफिनेशंस को देख सकते हैं। सो ये है वो कुछ डेफिनेशंस जिनके बारे में बात कर रहा था कि अगर आपसे कोई पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हो बायोडाइवर्सिटी इज द सम टोटल वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ, दैट इज मेनली ऑन 3 levels, लाइक जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी। फिर नॉमेनक्लेचर क्या है कि एक सिस्टमैटिक मेथड है ऑफ नेमिंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम, ठीक है। जैसे मैग्निफेरा इंडिका आपने रखा था, उसके लिए साइंटिस्ट के पास 2 इंटरनेशनल कोड्स हैं। एक है ICBN, 2 इंटरनेशनल कोड्स हैं, ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर जो कि प्लांट्स के लिए है। दूसरा है ICZN जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए जो कि एनिमल्स के लिए है, ठीक है। इट हेल्प्स टू अवॉइड कंफ्यूजन दैट इज कॉज्ड फॉर द लोकल नेम्स, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने देखी थी। सेकेंड हम लोगों ने इसके बाद में देखा था आइडेंटिफिकेशन क्या है। सो आइडेंटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द करेक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोगों ने अभी समझा, इसकी ये डेफिनेशन है। क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज, कि हम लोग किस तरीके से अरेंज करते हैं। टेक्सोनॉमी इज द साइंटिफिक स्टडी और डिसिप्लिन जिसके अंदर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं और नाम रखते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं चीजों को, उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। सिस्टमैटिक्स क्या है, सिस्टमैटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंदर हम लोग टेक्सोनॉमी को देखते हैं और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को कैटेगराइज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि स्पीशीज क्या है, स्पीशीज इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए कि एक इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बेसिक यूनिट क्या होती है, तो वो एक स्पीशीज है। ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी, तो आप ये सब डेफिनेशंस को ध्यान में रखिए। जीनस के बारे में, फैमिली के बारे में, ऑर्डर के बारे में, ये सब डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे दे रखी हैं। आप इन डेफिनेशंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड लाइक क्लास का डेफिनेशन, फाइलम का डेफिनेशन एंड किंगडम का डेफिनेशन भी है। सो जिसे आप पढ़ लीजिएगा तो आपको काम आएगा।
टेक्सॉन का डेफिनेशन, बायनॉमियल नोमेनक्लेचर के डेफिनेशंस ये मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। लास्टली एक बोनस, अगर आपको बार बार भूल जाते हो कि किंगडम के बाद में फाइलम आता है और फाइलम के बाद में क्लास और क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली और जीनस और स्पीशीज, तो आप हमेशा ये चीज याद रख सकते हो कि कीप द पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप द पॉट क्लीन एल्स द फैमिली विल गेट सिक। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू गाइस, बाय बाय।